धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान के साथ साथ अब तो सीरिया की भी, रूस और यूक्रेन की भी, इसके अलावा दुनिया भर के और भी जितने मसले मसाइल होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो मुद्दा है पूरी दुनिया में वो है पूंजीवाद। वो किस तरीके से लोकतंत्र को निकल रहा है, लोगों के अधिकार को निकल रहा है, उस पर भी हम बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्ण कांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहला सवाल जो मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं, खबर नहीं है, कल जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया गया बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में। चंद लोग जिन्हें उंगली पर गिना जा सकता था वो वहां पर पहुंचे, जबकि पूरे लेफ्ट पार्टीज ने इस जो है प्रोटेस्ट को बुलाया था। ये जो संख्या घटती जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कमजोर हो गए हैं, इनके कहने पे लोग आते नहीं हैं, या अब लोगों में एक धारणा बनती जा रही है कि भाई कुछ होता तो है नहीं, प्रोटेस्ट करने से मोदी सरकार लाठी बजाती है, मुकदमे और करवा देती है, तो अपने घर में ही रहो। आपने क्या देखा वहां पर जाकर? यह संयोग था कि मैं पहुंचा था, किसी और कारण से पहुंचा था अपने फौजियों के साथ, और कुछ खास लोगों से बातें भी करनी थी संगठनात्मक। और नेचुरली जब हम मिलते हैं दो राजनीतिज्ञ तो राजनीतिक चर्चाएं होती है, तो वहां पर देखा कि ऐसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो लिबरेशन का है, सीपीआई सीपीएम के भी जो लड़के थे लड़कियां थी वो आए थे, कुल मिला के 50 के आसपास होंगे। यह एक तरफ जहां अच्छा लगा वो पूरी जेडीयू के ऑफिस के सामने वहां पे जंतर मंतर में उस पर नारे लगा रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। बहुत सारे जो यूट्यूबर है वो लोग वहाँ पर थे, छोटे मोटे मीडिया वाले भी होंगे, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। तो दो चीज़ें मुझे बड़ी अखड़ी। एक तो जब भी इस तरह के धरना प्रदर्शन करते हैं हम कुछ ना कुछ पर्चा देते हैं कि हम लोग कौन है, क्या बातें कर रहे हैं। वह चीज़ खत्म हो गया है, वह जनता में वितरण करने की बातें ही खत्म होगी। वह बहुत जरूरी है। जो पर्चा है, हमारा मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया है, वह एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है, हमारे विचारों को पहुंचाता है और आपको जुड़ता हमसे। यह चीज मैंने केवल कल ही नहीं बल्कि पहले भी देखा है, और इसको कहना मैंने जरूरी समझा कि यदि ऐसे लोग जो राजनीति करते हैं, किसी पार्टी से, संगठन से, यूनियन से जुड़े हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, कुल मिला के इतने बड़े बड़े 3 संगठन मिला के, वह भी देश की राजधानी में और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं, जेडीयू के ऑफिस के सामने दिल्ली में, कुल मिलाकर 50 लोग, या हो सकते हैं 55 हो। यह दुखद मुझे लगा, यह अफसोसजनक लगा। हमारे ऐसे छोटे मोटे संगठन होते तो हम भी 50-60 जमा कर लेते, कई बार हम 3-4 मिल करते तो 100 भी कर लेते। और इसका कारण केवल यही नहीं है कि लोगों ने पूरी तरह से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उसको प्रिपेयर नहीं किया, उसका वह भी बहुत बड़ा कारण है जो आप कह रहे हैं कि लोगों में निष्क्रियता हो रही है, कुछ होने वाला नहीं है। और उसका कारण है उसके पीछे की क्रांतिकारी समझ, क्रांतिकारी विचारधारा को उन्होंने दफन कर दिया है। जी, मुझे लगता है कुछ और भी कर दिया है, क्योंकि अगली खबर जब आप देखेंगे और उस पर जब आप अपनी टिप्पणी करेंगे, जानकारी देंगे, तो मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 16,000 भारतीय इजराइल जाकर नौकरी कर रहे हैं, और जो नौकरियां फिलिस्तीनी किया करते थे उन पर उनका अब कब्जा हो चुका है। मतलब वो मजे काट रहे हैं उनकी जगह पे। अब देखिए, एक नारा है हमारे देश में पहले से भी आ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, और अच्छा। दूसरा हम लोग का नारा है मजदूर वर्ग एक हो। यदि मजदूर वर्ग एक हो तो हम अपने देश में संघर्ष करेंगे, और वहां 80,000 फिलिस्तीनी जो वहां काम करते थे पहले, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे, निर्माण मजदूर जो हैं, घर बनाने, बिल्डिंग बनाने, उसमें काम आते हैं, मिस्त्री हैं, हाईली स्किल्ड हैं, छोटे मोटे नहीं है, साधारण मजदूर नहीं है, वो जाकर उनकी नौकरी को उन्होंने खत्म कर दिया। जब लड़ाई शुरू हुआ 8 अक्टूबर पिछले वर्ष में, वैसे भाई देवी ये वर्ष भी आज का अंतिम दिन है, खत्म होने वाला है, तो खैर उस समय के बाद से जितने फिलिस्तीनी वर्कर्स थे उनको उन्होंने बैन कर दिया, इसराइल के मुख्य जगहों में आने से बंद कर दिया, तेल अवीव से बाहर खदेड़ दिया, ऐसे जैसे भेड़ बकरी हो। और हमारे मजदूर एक्स्ट्रा पैसे के लालच में वहां पहुंच जाते हैं और करते हैं। उस पर हमारी सरकार और वहां की सरकार तो गर्व कर रही है कि देखो भाई हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं या 1.25 लाख रुपए दे रहे हैं, और उसके बदले में क्या आ रहा कोई ठिकाना नहीं है।
और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप जैसे कहा कि ये नेचुरली जो बेरोजगारी है, बेरोजगारों की फौज खड़ा करना एक मजबूरी है पूंजीवाद की, ताकि उनके आपस में कंपटीशन हो और उनका जो वेज है, यानी जो वेतन है या मजदूरी है, वह लगातार घटता रहे, बार बार घटता रहे। और उनकी वह संस्कृति, जो हम भारतीय संस्कृति या किसी देश की संस्कृति की बात करते हैं कि हम स्वच्छंद हैं, आज़ाद हैं, वैसे घर में रहें जहाँ की सास ससुर से थोड़ा अलग रहें, बड़े लोग हैं तो देवर भाभी का रिश्ता वो बना रहे। ठूस ठूस के 2 बेडरूम में हम करीब 10-12 लोग इकट्ठे रहते हैं, और इसलिए हमारी मजदूरी और कम करने पर हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आदत हो गई है। सब चीज तहस नहस कर दिया इस पूंजीवाद ने, परिवार को, पुरानी संस्कृति को, पुरानी सभ्यता को, और हमें मजबूर करती है कि हम आगे की संस्कृति और सभ्यता बढ़ाएं, और वह एकमात्र वही है जो समाजवादी सत्ता, समाजवादी समाज हमें दे सकता है। जी। लेकिन मेरा सवाल आज के दौर में जिस तरीके से लोगों की बुद्धि में गोबर भर गया उसको लेकर है। नौकरी तो दे ही रही है ना सरकार, चाहे यहाँ दे रही है चाहे इजराइल में दे रही है, तो काहे का किसी के प्रोटेस्ट में जाके शामिल होना, नारेबाजी करना, अपना वक्त बर्बाद करना। भारत में कुल मजदूरों की संख्या तकरीबन 60 करोड़ है। 5 से 6% वैसे हैं जो कि तथाकथित रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों में है, गवर्नमेंट में है, बड़े बड़े कंपनीज में है। बाकी जो है मान लीजिए 90% है, तो करीब 54 से 55 करोड़ लोग अर्ध बेरोजगार हैं, या बुरी तरह मतलब बेकार हालत है, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं। लेबर चौक में आप चले जाइए, दिल्ली में सैकड़ों हैं, सुबह सुबह 7-8 बजे खड़े रहते हैं, कोई आके हमें खरीद ले। भेड़ बकरी को बेचने वाला कोई और होता है, ये बेचारे खुद बेचते हैं। तो कहाँ की रोजगार है, और 8,000 को थमा दिए, वहां पहुंचा दिए, तो क्या हुआ। ये चलिए। एक ऑर्गेनाइजेशन आपने कहा तो मुझे याद आया, डायनामिक स्टेबिलिटी हम्म। सर्विसेज करके है। ये 30 हम्म। देशों में अभी तक कहते हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, और बड़ी शान से फूल रहे। बीच में कितना कमीशन खाया होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जी और जी। उस कमीशन का कितना हिस्सा इस राजनीतिक दल और जो भेजते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के जो है, कितना खाया होगा नहीं कहते हैं। 5 लाख थमा दिया। हर साल 2 करोड़ देने की बात हुई थी, बिल्कुल। 5 लाख इतने सालों में, जब से इनकी पैदाइशी हुई है पिछले 5-6 वर्षों में। तो यह जी। भद्दा मजाक और कुछ नहीं, रोजगार नहीं है। और हम्म। यह बेरोजगारी का मजाक बनाने की बात है कि हमने 8,000 या जितने भी मजदूर है वहां पे भेज दिया है, और ठीक है। कुछ नहीं है। जी। चलिए, भद्दा मजाक है, लेकिन इसके अलावा तो विदेश में डंका बज ही रहा है साहब का। बीबीसी ने बाकायदा रिपोर्ट छापी और बताया कि कैसे हमारे विदेश मंत्री 2024 में 4 बार कतर जा चुके हैं। चल क्या रहा है पर्दे के पीछे कतर में। जबकि हमारे प्रधानमंत्री भी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके 3 बार जा चुके हैं। जी। यानी काफी भागा भागी है, जहां कतर जैसे छोटे देश में। कभी याद होगा आपको, मॉरिशस का बड़ा महत्व था, वैसे ही जैसे हम्म। स्वीडन का है। हम्म। इसलिए नहीं कि मॉरिशस अपने आप में कोई बहुत मिलिट्री रूप से, इकोनॉमिक रूप में ताकतवर था, लेकिन इसलिए कि वहां पर फेक कंपनी, शूडो कंपनी बनाकर विदेशी धन वहां से आता था, जो हमारे देश में आता था। बाद में पनामा लीक्स में पता चला वहां भी है, स्वीडन है, ये सब बनाए जाते हैं जानबूझ के। कतर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल उसमें, कतर के पास भी तेल है, वह बात अलग है। कतर के साथ हमारा जो है वह बिलियन डॉलर के बराबर है, जो कि पिछले 3-4 वर्षों में, एक वर्ष छोड़ दे जब कोरोना वायरस था, काफी तेजी से बढ़ा है। 2015-16 से लेके आगे में बढ़ता रहा है। और दोनों देशों के बीच से बड़ा महत्वपूर्ण चीज, मतलब एक कहें तो, ट्रंप आ रहे हैं। बाइडेन के हम्म। समय से भी तो हुआ है, लेकिन ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप की विदेश नीति कैसी होगी, वह मतलब कहना थोड़ा मुश्किल है। उसमें सऊदी अरब के साथ, जहां तक ईरान है और कतर है, यूएई है, सब में बड़ा हड़बड़ी है कि भैया क्या होगा, किस पर बैन किया जाएगा, किस पर ना किया जाएगा। दूसरी तरफ पूरे विश्व में हो रही कि ग्रीन एनर्जी की बात करें, यानी जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, कोयले वाले, डर्टी एनर्जी जो वातावरण को खराब करते हैं। तब फिर इनके तेल का क्या होगा। उस हम्म। तेल को लेने के लिए भारत बेताब है, हम्म। और भारत उसको लेकर बाहर भी बेचता है। नंबर 1 एक है। नंबर 2, यदि आपको याद होगा, ये मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि कुछ समय पहले हमारी एक नुपुर शर्मा जी थी, हम्म। उन्होंने कुरान पे या पैगंबर जो, इस्लाम पर। जी, पैगंबर पे उन्होंने कुछ एक भद्दा सा कमेंट कर दिया था, जिसपे कतर की भी वहां से उन्होंने जोर शोर से इसकी वो की थी कि भैया माफी मंगवाओ। इनको हटा दिया गया, तो वहां के विदेश मंत्री ने हमारे देश की सरकार की बड़ाई की कि हाँ उन्होंने सही किया।
और उसी समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू वहां गए थे और जाके उनसे माफी मांगी। यानी कतर का महत्व एक लिंक के रूप में है, अपने आप को न्यूट्रल रखता है लेकिन एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी। और देखिए एक चीज और कहूंगा, ये तो बाई लाज मैंने बता ही दिया है, कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह धंधा इसके कारण है। इस्लामिक देशों के साथ धंधा करना एक अलग बात है, और अपने देश में उसके बिल्कुल नाम पे सही। अल्पसंख्यकों को दबाना वो अलग बात है, क्योंकि हमें सत्ता में रहना है, फांसीवाद को मजबूत करना है। अब इससे बिल्कुल अधिक सही। मुझे कहने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल आपने सही लाइन कह दी है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। और आज ही आपने देख ली होगी कि खबर आई कैसे शामली में जो आरएलडी के विधायक हैं अशरफ अली, उनके घर को अब जो है बताया जा रहा है कि साहब ये तो राजपूतों का किला था, इसको हाँ। वापस दिलवाओ ठाकुर बाबा जो सत्ता में बैठे हैं योगी जी। खैर वैसे आपने ट्रंप का जिक्र किया तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट छपा है, उन्होंने कहा 2018 में जब मैं सत्ता में आया था जो लोग मेरे दुश्मन थे वो आज आके मुझसे चिपक रहे हैं, तो भाई वो तो गुड़ बन गए हैं। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अफगानिस्तान ऐसा कौन सा बांध बना रहा है जिससे ईरान चिंतित हो रहा है? एक पशदान बांध करके है, समझने के लिए यूं कहें कि हमारे यहाँ जो भी ब्रह्मपुत्र नदी से जाता है हम उसको रोक देते हैं, बांध देते हैं तो बांग्लादेश चिल्लाता है, अचानक खोल देते हैं तो फिर चिल्लाता है, यानी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। और यह जो बांध बन रहा है वहाँ के एक बहुत बड़े मतलब नदी है जिसको रोका जाएगा तो पानी एक जो नॉर्मल ढंग से जाता था, जिसका इस्तेमाल ईरानी सरकार जनता के पीने के लिए भी इस्तेमाल करती थी, इरिगेशन वगैरह तो ही है, और उसका एक हथियार की तरह अफगानिस्तान बाद में इस्तेमाल करेगा। पानी को रोक सकता है, इनको जो मीठा पानी मिलता था वो गड़बड़ हो जाएगा, और रोक के अचानक खोल दे बरसात वगैरह में तो बाढ़ आ जाएगा, और इसलिए वो शोर मचा रहा है। हालांकि अभी तक डिप्लोमेटिक तरीके से बता रहा है बार बार अफगानिस्तान को कि ऐसा ना करे। अब हो सकता है कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए, तो बांध की ऊंचाई क्या हो जाए, शायद उसके ऊपर समझौता हो सकता है बिल्कुल जी। आप सही कह रहे हैं। वैसे तालिबान आजकल वैसे ही ज्यादा चर्चाओं में है। पहले जहां उसने छठी क्लास के बाद लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी लगाई, अब कहा जा रहा है कि कोई भी संस्थान महिलाओं को नौकरी नहीं देगा, ये भी फरमान जारी कर दिया गया है। चलते हैं अब एक ऐसे देश की तरफ जिसने एक इतिहास रच दिया है, ई सिगरेट पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश बन गया है। वो कौन है सर ये? ई सिगरेट तो आप हमारे जानते ही होंगे, जो एक करके होता है और उसमें वो फिलिंग करते हैं और उससे सिगरेट पीते हैं। मतलब उसमें एहसास वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल सिगरेट या बीड़ी पीने पे होता है, लेकिन उसका गंध नहीं निकलता है, और कहते हैं कि निकोटिन का असर कम होता है, खत्म नहीं होता है, कम होता है। बाय द वे हमारे यहाँ इंडिया में ई सिगरेट बैंड है हवाई जहाज में लेकर जाने के लिए, आप हाथ में लेके नहीं जा सकते हैं, या सामान में भी लेकर जाना संभवतः बैंड कर दिया है। तो यह बेल्जियम जो देश है यूरोपियन यूनियन का पहला देश बना है जिसने बैन कर दिया। वैसे यूरोपियन यूनियन का यह कोशिश है कि 2035 तक, यानी ये जी 25 तो आ ही गया, तो 10 वर्ष में इस पूरे सिगरेट पर ही बैन कर देंगे, यानी नो स्मोक जोन बन जाएगा, कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा। और अभी वहां के 25% आबादी यह सिगरेट पी रही है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का। और इस पे बैंड करने का उस समय कोशिश होगी कि 5% 2035 तक या शून्य कर दे, या उसके पहले कर दे। यह एक अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने प्रश्न उठाया कि बैन करना था तो सिगरेट बैन करना था, ई सिगरेट पर क्यों बैन किए? तो यह हुआ क्या कि ई सिगरेट आधे दाम पर तकरीबन 300 सिगरेट के बराबर होगा, आधे दाम पे। और यह जैसे 20 का एक पैकेट होता है, तो 300 में 20 भागने तो 15 पैकेट के दाम के में उतना हो जाता है। नॉर्मल पैकेट का सिगरेट बिकना बंद हो गया, कम हो गया, क्योंकि बड़े ही वो इसके फ्लेवर आते हैं, किसी का सेव जी का टेस्ट आ रहा है, एप्पल जो होता है सेव का आ रहा है, किसी में तरबूज का आ रहा है, किसी में कोका हाँ कोला का आ रहा है, और बड़ा हाँ कलरफुल आने लगा। तो यूथ जो है सो बड़ी खुश हुई कि भैया तो बड़ा बढ़िया चीज है, एक फैशन सा बन गया। 16 17 18 साल के लड़के लड़कियां बड़ी ई सिगरेट पी रहे हैं, और ये सोच के कि निकोटिन नहीं जा रहा है। इसलिए दो कारणों से, एक तो पहले वाले जो धंधा जिनका मंदा पड़ गया था उन्होंने जोर लगाया, सरकार के पीछे भागे। और दूसरे, सरकार ने देखा कि भाई हमारे पूरा युवा पीढ़ी खत्म हो रहा है, और वहां बिल्कुल और हमारे यह अंतर है कि वहां की आबादी का बढ़ना तकरीबन बंद हो रहा है, खासकर फ्रांस नंबर 2 हो गया इसको करने में, बेल्जियम, तो बच्चे इसमें मर जाए, तो इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। चलिए खैर बात करते हैं वेनेजुएला की। यहाँ की कोर्ट ने $10 मिलियन का जुर्माना क्यों ठोक दिया टिकटॉक पर? अब देखिए यह भी है कि टिकटॉक में किसी खास तरह के केमिकल पे, मुझे नाम वगैरह नहीं मालूम है, उसमें हुआ कि आप इसको लेकर मतलब इंजेक्शन करके इसका
जिंदा बच सकते, नहीं बच सकते, बेहोश नहीं होंगे। और बच्चों में इसकी होड़ लग गई और उन्होंने ऑनलाइन ये कर करा के अपना दिखाना शुरू किया। 3 लड़के मर गए, 200 से अधिक घायल हो गए। तो यह तो अजीबो गरीब हालत है। मतलब यह पूंजीवादी संस्कृति का प्रचारक है। टिकटॉक, सोशल मीडिया और बाकी जो गोदी मीडिया हम तो देख ही रहे हैं, पूरी की पूरी वह एकदम फांसीवादी लाइन पे चल गया है। तो यह बैन लगाए, जितना मिलियन का रहा हुआ तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की मीडिया पर इन तरह की चीजों को ना आने दे, बिल्कुल ना आने दे। देखते हैं, यह पूंजीवादी व्यवस्था है कि वेनेजुएला में प्रो पीपुल गवर्नमेंट है, अपने आप को कहते हैं कि 21वीं शताब्दी का वो समाजवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। जी, पूरा फेसबुक, पूरा यूट्यूब सर, आप अध्ययन करेंगे और सर्च करेंगे, आपके सामने सब आ जाएगा। पॉर्न वीडियो से भरा पड़ा है। लेकिन आप और हम न्यूज के लिए अगर टाइटल में हत्या जैसा वर्ड लिख दें, बलात्कार जैसा वर्ड भी लिख दें, तो उस पर भी बवाल कर देता है। उस पर भी कुछ बताइए। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। उससे ज्यादा बवाल, देखिए, यह बाजार की जरूरत है, जिसकी बातें आपने कही, पूर्ण वगैरह है, बाजार की जरूरत है, ताकि उसके फैशन की चीजें बने, वो अजीबो गरीब चीज बना के बेचते हैं, वो करें। उस मामले में हम लोग कहें तो हम लोग बैकवर्ड है, हम लोग मॉडर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि उस तरह की चीजों का हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मैं तो एक तरह से नफरत की दृष्टि से भी देखता हूं चीजों को। वैसे नफरती हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत मतलब कमजोरी का है। ठीक। और उस बाजार के लिए उस तरह की चीजों को पैदा करते हैं। बल्कि रेप जो बलात्कार है जो हो रहे हैं देश में, इसलिए कि बाजार उनको हर तरह से दिखा रहा है, हर मीडिया में उस तरह की चीजें दिखा रहा है, और वह चीजें मुहैया नहीं, तुम्हारे घर में लव मैरिज नहीं करने दे रहे हो, उसको मिल जाता है 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। वो क्या है, किसका असर है? यह पूंजीवादी संस्कृति, बाजारू संस्कृति का असर है। इसको केवल यह कह के अहंकार करना कि वेस्टर्न संस्कृति और सर ढक के हम घूंघट में लड़कियों को डाल दे, उससे नहीं होगा। यह बकवास है, गलत है। जी, नहीं, मेरा सवाल ये है सर कि वो डालने पे यूट्यूब और फेसबुक को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप और हम अगर अपनी न्यूज भी पोस्ट कर रहे हैं और बाकायदा कोई मान लीजिए मर्डर हो जा रहा है, तो मर्डर तो हम लिखेंगे ही ना, तो उस पर भी वो बवाल कर देना उस शब्द को लेकर, यूट्यूब और फेसबुक वाले। क्योंकि उससे उन पे प्रचार होता है और मिलियंस एंड मिलियंस पैसे मिलते हैं, वो कैसे उसको बैन कर सकते हैं? वही कारण और कुछ नहीं। जी, चलिए, यूएई की तरफ चलते हैं। लगता है अब यूएई नया तुर्की बन गया है। अभी तक तो खबरें आती थी कि तुर्की ने मध्यस्थता का रोल निभाया और यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों को इधर उधर करा दिया, लेकिन अब यूएई ने 150 कैदियों को इधर उधर करा दिया है। ये नया बदलाव क्या कहलाता है? ये देखिए, कतर का बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया। कभी सिंगापुर या ये सब छोटे मोटे देश हुआ करते थे, मॉरिशस, पनामा वगैरह वगैरह। स्विट्जरलैंड काफी दिनों तक रहा था, अब तो खैर नेटो का हिस्सा हो गया है, उसकी बात अलग होगी, वो न्यूट्रल देश नहीं रहा है। अब यूएई भी एक तरह से कहें, और दूसरे छोटे मोटे देश हैं, उनके अस्तित्व का आधार ही है कि अपने यहाँ जितना खुले चीज रख सकते हैं, वीजा वगैरह पर बैन ना करें, और मध्यस्थता दूसरों के बीच में काम करें, यही काम करते हैं। इसलिए यूएई रशिया के निकट आने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहां तक कि जब इसमें सीरिया में जब हंगामा शुरू हुआ था, जब कब्जा में अभी तक नहीं आया था एसटीएस के शुरुआती दौर में, उसने रशिया का साथ दिया था और ईरान का साथ दिया था। तो यूएई कहीं ना कहीं से कतर और सऊदी अरेबिया के खिलाफ में होकर कोशिश कर रहा है। और जहां तक ये पीओडब्ल्यूज की एक्सचेंज की बात हुई, 150 की, वह पहले से यूक्रेन तो नहीं चाह रहा था, लेकिन रशिया इस पे हंगामा कर रहा था कि ये लोग नहीं चाहते, और जनता का जब दबाव पड़ा तो मजबूरी में यूक्रेन को आना पड़ा सामने में। जी, कैदियों को वापस पाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति को कोई ठंडक तो पड़ नहीं रही है। वो तो चाह रहे हैं कि और ज्यादा यूक्रेनी मर जाए, क्योंकि बाइडन उनके पीछे हैं और कह रहे हैं, ले भाई, $2.5 अरब का और माल ले और लड़ाई कर। कल ही मैंने कहा था कि जेलेंस्की ने कहा था कुछ खास अनाउंस होने वाला है। मुझे लगा कि कुछ नेटो में शामिल होने की, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की, या कुछ समझौता पीस, हालांकि मैंने कुछ खास बताया नहीं था, लेकिन जी। यहां निकला कि वो पैसे के पीछे भाग रहा है। और उसमें कितने, यदि उसको सही में पकड़ लें और उसको उल्टा करके झाड़ेंगे, तो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर और कितने अस्त्र जो पूरे दुनिया में फैल रहा है, और जो पूरे यूरोपियन यूनियन आज बड़ा खुश हो रहा है, कूद रहा है कि हमें एक स्वतंत्रता मिली है, हम इंडिपेंडेंटली काम करने को तैयार हैं। वैसे जर्मनी के वाइस चांसलर ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है, या वहाँ के जो इलॉन मस्क नहीं चाहते हैं कि हम मजबूत बने, और इसलिए हमारे जो विपक्षी हैं उनको मदद कर रहे हैं। यह भी एक खबर में है, विपक्षी जी। मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। जी।
और एक्सट्रीम राइटिस्ट को कर रहे हैं जो कि जर्मनी कमजोर करेंगे। भैया वो क्यों जर्मनी को कमजोर करेंगे? वहां के जो एक्सट्रीम राइट है वह रिपब्लिकन्स और बाइडेन ट्रम्प वो खुद अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट कर बना रहे हैं। तो बिल्कुल। खैर जहां तक है यह जेलेंस्की केवल पैसे का लालची आदमी है, उसके लिए लूट रहा है, कर रहा है, और उसे पता है जब तक लड़ाई होगी तब तक टिका है, लड़ाई खत्म होगी, चुनाव होगा, वह पूर्ण तरह से हार जाएगा। वैसे ही जैसा लड़ाई के बाद से नेतान्याहू और उनका बेटा जेल के पीछे जा सकता है। नहीं, जी बाइडेन जो आज एक उनके बारे में खबर भी छपी है कि उन्हें बड़ा मलाल है, वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, वो ऐसा पैसा जनता का ऐसे लुटा रहे हैं जैसे उनके अब्बा का हो। कहीं उनको ये डर तो नहीं है कि भाई ट्रंप आएगा वो तो देगा नहीं, मैं आने से पहले पहले दे दूं? इस पैसे में संभवतः कमीशन अब वो लेके क्या करेंगे? उनके बेटा हैं हंटर हंटर बाइडेन ना, उनके पास भी जाएगा और विदेशों में और जहां तहां अन्य बैंक में छुपा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने बेटे को माफी दे ही चुके हैं और इसलिए चलते चलते वो हर अपने सपना पूरा करना चाहते हैं कि रशिया को हरा दें, इसराइल को सबसे मजबूत बना दें। वह जब वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के अंदर में तब भी उनकी यही तमन्ना थी और आज भी वही तमन्ना है। आप ठीक। देख लें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वह दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ट्रंप उसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन चीजें वही हैं मूलतः। जी पुतिन जो है वो नाटो वाला प्रस्ताव जो ट्रंप ने दिया था उसे क्यों ठुकरा रहे हैं? लावरोव ने कहा, उन्हीं के बात से कहले, उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल स्टार्टर निशम शुरुआत ही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप का कि जो नया मिनिस्टरशिप बन रहा है, मंत्रालय बन रहा है, उन्होंने कहा है कि 20 साल तक नेटो वहां नहीं जाएगा, ना 20 साल तक यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा, जबकि रूस की मांग है कि वह नेटो का कभी भी मेंबर नहीं बनेगा। नेटो अब हमारे कहीं भी आसपास नहीं आएंगे। दूसरे दूसरे रूस की यह मांग है कि यूक्रेन की जो भी सैन्य स्थिति है उसको घटा के बिल्कुल मिनिमम कर दिया जाए, जी। केवल गार्ड के रूप में कर दिया जाए, ताकि वहां नाजीज न्यू नाजीज दोबारा ना आ पाए। तीसरे ये कहते हैं, ट्रंप के सलाहकार कहते हैं कि वहां से हट जाता है दी तो उसके बदले में कौन आएंगे? तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के सेना आएंगे देखभाल करने के लिए। ये तो उतने ही गंदे हैं जितने ये यूक्रेन वाले हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जी। कुल मिला के उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। और एक चीज और भी उनकी मांग है कि रिजीम चेंज हो, यानी जेलेंस्की अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। जी चलिए देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं। लेकिन इसी बीच खबर उस उत्तर कोरिया से आ रही है जहां का राष्ट्रपति लोगों पर सेना थोप रहा था, अब पुलिस के भी सामने नहीं आ रहा है। वारंट जारी हो गया उसके खिलाफ सर। दक्षिण कोरिया। अच्छा, दक्षिण कोरिया। तो जी तो अब अब तो राष्ट्रपति रहे नहीं, इम्पीच हो चुके हैं। हालांकि अभी कुछ पावर है और उसी पावर का समझौता वह करके कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट में जो क्वेश्चनायर होंगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वगैरह जो बातें होंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनको पकड़ा जा रहा है, वह संभवतः उस वहाँ का लीगल क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम होता डिटेल में। लेकिन ना वो गए जब इनको बुलाया गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, ना जब आईओ आया तो इनके पास से पहुंचे, और इसलिए वहाँ के कोर्ट ने सीधे के सीधे वारंट इशू कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या इनका रणनीति होता है, सरेंडर करते हैं या अरेस्ट होते हैं। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों का, और यहाँ जो पहला अपडेट हमारे पास है वो है ट्रंप के हवाले से। हैरिस पर साहब अब काहे गुस्सा हैं? वो तो हार गई, अब ये राष्ट्रपति बन गए, अभी भी उनको लेकर काहे इतना परेशान है ये? इनका अपना जो सोशल मीडिया है उस पर इन्होंने डाला, सोशल करके कुछ है इनका मीडिया, उस पर हमेशा डालते रहते हैं, पहले से भी डालते हैं। जब ये ट्विटर पर ना इनसे हटा दिया गया था, खैर तब से वापस आ गया है, ट्रूथ सोशल है उस पे। तो उन पे एक ओ ब्रियन करके, ओ ब्रियान या ओ ब्रियन करके हैं, और इनका एक ट्रेड यूनियन है, काफी बड़ा है, जिसमें 1.3 मिलियन उसके मेंबर है, यानी 13 लाख मेंबर है। और ये लोग परंपरागत ढंग से देखें तो डेमोक्रेट्स के साथ रहते हैं, हर चुनाव के पहले डेमोक्रेट्स को अपहोल्ड करते हैं। और ये 30-35 क्वेश्चन लेकर इन्होंने कमला हैरिस को बुलाया था। कमला हैरिस ने 4 प्रश्न का उत्तर दिया, और कुछ इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे यूक्रेन के ऊपर, जो कमला हैरिस को पता ही नहीं था, ही हंस रही थी अपना, उसमें निकल गई। और उसके बाद से कमला हैरिस उठ के चली गई। उसका नतीजा ये हुआ कि ये गुस्से में आ गए और इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया। और इसका नतीजा जो बाद में कहते हैं कि करीब 55 से 56% उसके लोगों ने ट्रंप को दे दिया, और केवल 30-35% लोगों ने उसका
इधर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसमें एक हारने के कारण उसको फिर से लगा दिया। यानी ये अपने विरोधियों को कहीं से भी चैन से नहीं बैठना देना चाहते हैं, उसको फिर से ला रहे हैं। इसका कोई मायने नहीं, चुनाव जीत के बाद खत्म हो गई, लेकिन हम्म। फिर से ला रहे हैं दिखाने के लिए कि वह, मतलब मूर्ख कहें ना कहें, लेकिन इनका मतलब ये है कि वह ज्ञानी है और अच्छा वो हार गई, चिढ़ा अच्छा रहे हैं। चलिए, उनकी हंसी अब जो है वो अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली खबर है तुलसी गबाड़ के हवाले से, ये रिपब्लिकन्स की इतनी खुशामद क्यों कर रही हैं? तुलसी गबार्ड पहले डेमोक्रेट्स की थी, वहां से निकाल दी गई या हट गई, और बाद में रिपब्लिकन की तरफ से इन्होंने उनमें शामिल हुए, ट्रंप के लिए इन्होंने काम किया, उनको वोट जिताने में उनकी मदद की, सब कुछ किया। अब ट्रंप ने उनके बदले में उपहार के रूप में इन्हें चीफ इंटेलिजेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, जिनके अंदर में दर्जनों भर के वहाँ के जितने भी इंटेलिजेंस काम करते हैं, सीआईए है या एफबीआई है, जो भी है, उसके ऊपर रहेंगे। लेकिन वहाँ का नियम ये है कि सीनेटर्स जो 100 हैं उसमें से बहुमत इनको अप्रूव करें। हम्म। उस सीनेटर्स में 53 जो है वो रिपब्लिकन से हैं, यानी बहुमत नहीं है, 47 जो है वो डेमोक्रेट्स के हैं। जी। लेकिन करीब 8 सीनेटर्स ऐसे हैं इनके अपने रिपब्लिकन से, जिनको काफी डाउट है इनकी एबिलिटी पे कि ये बन सकती है। हम्म। इसलिए नहीं कि डेमोक्रेट्स हैं, इसलिए कि ये कभी सीरिया गई थी, असद से मिली थी, उनकी प्रशंसा करती हैं। दूसरी हम्म। तरफ ये प्रो रशियन है कहीं ना कहीं से, और इनको जो सवाल पूछा गया किसी का जवाब देने के से सक्षम नहीं थी, इसलिए हटाना चाहती हैं। तो या तो 5 डेमोक्रेट्स को पकड़ के लाए, या इनकी 8 रिपब्लिकन्स के पीछे पड़ी कि भैया हमको छोड़ो मत। हम्म। हालांकि ओपनली उन्होंने कुछ नहीं कहा इसलिए, लेकिन उनके पांव पड़ रही है क्योंकि उनको मंत्री बनना है। देखना है कि ट्रंप किस तरह से उनको पकड़ते हैं। वहां के नियम या वहां की जो प्रथा है उसके हिसाब से अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट देना, इसको बहुत गैर तांत्रिक, गैर प्रजातांत्रिक या पार्टी विरोधी एक्टिविटी नहीं माना जाता है। जी। सीरिया, ईरान और जो है गाजा से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो गाजा से है। एक और जहाँ ये खबरें चल रही हैं कि ठंड से गाजा में बच्चों की मौत हो रही है, वहीं गाजा में जो अकाल फैल गया है, भुखमरी फैल गई है, क्योंकि पिछले 80-82 दिनों से जिस तरीके से उत्तरी गाजा को घेर रखा है इसराइल, वहां पर राहत सामग्री नहीं जाने दे रहा, उसको लेकर जो रिपोर्ट आई थी, उसकी रिपोर्ट के सही होने, गलत होने, वापस लेने, लागू करने को लेकर ही बहस छिड़ गई है सर। तो ये चल क्या रहा है? सही में असल में देखें कि यह जो नरसंहार हो रहा है इस विश्व में 21वीं शताब्दी में, यह केवल मानवता के लिए शर्मनाक नहीं है, लेकिन बहुत ही उत्तेजित और गुस्सा दिलाने वाली बात है। और इसमें हजारों नहीं लाखों लोग सड़क पाए हैं, अभी भी कई देशों में, अन्य देशों में हो रहे हैं। और इसराइल इस बेरहमी से उनको मार रहा है, मतलब हर जगह से प्रूव हो चुका है कि वो कर रहा है, चाहे वो मीडिया का रिपोर्ट हो, वहाँ डॉक्टरों का रिपोर्ट हो, अन्य लोगों का रिपोर्ट हो। और उस जनसंहार का एक कारण, एक जो चीज जो नजर आ रहा है कि जानबूझ के वहां पर बच्चों का जो भी है, जो स्कूल है या जो शरणार्थी स्थल है, या एक इकलौता जो मेडिकल सेंटर बचा हुआ था, उसको इन्होंने उड़ा दिया। नदन गाजा में वहां पे उसको मार दिया, उसमें आग लगा दी, खत्म कर दी, जी। डॉक्टरों को भी पकड़ लिया। तो ये जो काम कर रहे हैं उसमें यह भी है कि जो भोजन सामग्री, जो मेडिकल बेसिक पानी तक को आ रहे हैं, उसको नहीं आने दे रहे ताकि भूखे लोग मरे। और भी स्थिति यहाँ आ गई है, यूनाइटेड नेशन भी कर रहा है, आईसीसी भी कर रहा है, आईसीजे भी कर रहा है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। और मानवता का जो एक छोटा सा उदाहरण हमने शुरुआती में जो आपने कहा था कि हमारे जंतर मंतर पे विरोध को लेकर जो हुआ था, हमारे देश में तो विरोध की प्रथा तकरीबन, मतलब बुढ़ सी चुकी है। अभी हालांकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, वह जीवित है, हम्म। लेकिन विरोध ऐसे नहीं होगा, और केवल विरोध करने से नहीं होगा, बल्कि अब सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। और इजराइल और अमेरिकी की जो दादागिरी है, जो सीधे की सीधे दादागिरी, केवल अब मोनोपोली और बाजार को पकड़ना नहीं है, बल्कि जी। जिसमें हत्याएं शामिल है। और इसमें यूनेस्को से रिपोर्ट भी आया है, मैं एक लाइन में बता दूं कि सूडान में भी आया है कि वह हजारों लाखों बच्चे अब भुखमरी के कगार पे हैं। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कुछ वैसे चैनल्स अगर आप देखेंगे जाकर टेलीग्राम पे, तो वहां बताया जाता है कि बाकायदा जायनिस्ट की एक सोच है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को मार दिया जाए ताकि दुनिया में बोझ कम हो और वो आसानी से जी सकें। उसी के लिए तरह तरह की बीमारियां भी इजाद की जाती हैं, फिर वैक्सीन भी लाते हैं तो उन्हीं को मारने के लिए भी लाते हैं। ये भी तमाम तरीके के, वहां पे क्या सच है क्या झूठ है वो सब चलता रहता है। बात करते हैं हूतीज की। हूतीज से बचने के लिए इसराइल भागा भागा गया यूएनएससी। यूएनएससी में अभी कोई वोटिंग हुई नहीं है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन हूतियों को छोड़ के जिस तरीके से यूएनएससी की मीटिंग में ईरान पर भड़क रहे हैं, वो तो साफ दिखाता है कि टारगेट ईरान को ही करना चाहते हैं।
ये निश्चित रूप से अब उनको लग रहा है कि ईरान कमजोर पड़ चुका है और ईरान के अंदर में जो मतभेद है वह भी अब उजागर हो रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान और वहाँ के लीडर सुप्रीमो हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद है या रास्ता एक जैसा नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मतभेद इतना बड़ा है कि ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए सही कदम ना उठा सकता है। जी हालांकि एक और वहां पे आया हुआ है, मैं उसको बीच में जोड़ना चाहूंगा। यह है ईरानियन गार्जियन काउंसिल के जो चीफ है, जी उन्होंने कहा है कि ईरान को सतर्क रहना चाहिए। ईरान के जो विरोधी है, यहाँ जो भी आंदोलन और बड़े बड़े चीजें हो रही, छोटी मोटी चीजों की मांग कर लेकर उस तरह की जी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिस तरह की सीरिया में हुआ, और उसका नतीजा हुआ कि सीरिया की जनता और सैनिक ने वहां के जो राष्ट्रपति थे असद का साथ नहीं दिया। इस चीज को हम समझे, इसको जोड़े। हमने बगल में बांग्लादेश में भी देखा इस चीज का हुआ। जहां तक इस चीज की बात है, उनको लग रहा है कि सीरिया गया है, बहुत सारे जो रेसिस्टेंस फोर्सेस थे वो कमजोर पड़ चुके हैं। हमास जी तो लड़ाई कर ही रहा है, हिजबुल्ला एक तरह से कहें तो निष्क्रिय हो गया फॉर द टाइम बिंग। उस हालत में सीरिया पर ही सीधे आक्रमण किया जाए, और उनको उम्मीद है संभवतः कि सीरिया को एक्सटर्नली ना इंटरनली वहां पर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, और उसमें जी सारा सीआईए मोसाद जी वगैरह लगा हुआ है। यही जी उनका कारण है कि यूएनओ हम्म, तक में भी ये सुप्रीम चल कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मतलब एससी में लीडर भी वहां पे जी ये काम वहां करने को ये कर रहे हैं जी। सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये सब चीजें वहां पे कर रहे हैं। बात जी करते हैं सीरिया की। सीरिया अब पहले वहां पे तख्ता पलट होता है और सबसे पहले जो दौरे विदेश के शुरू होते हैं उसमें नाम आ जा है सऊदी अरब का। तो क्या मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, तुर्की के अंडर पूरी तरह काम नहीं करना चाहते सीरिया के लोग? वो चाहते हैं सऊदी अरब को भी थोड़ा पुचकार के रखें ताकि तुर्की और सऊदी अरब में एक टकराव बना रहे, क्योंकि इस इलाके के बड़े देश हैं ये। क्या रणनीति हो सकती है पहला दौरा वहीं का करने की? तुर्की जाना चाहिए था उन लोगों को। यहाँ के विदेश मंत्री ने कहा वहां जाने के पहले कि भाई, वहां के विदेश मंत्री ने मुझे बुलाया इसलिए हम जा रहे हैं, और हम दोनों भाई की तरह हैं, इसलिए मिलना चाहिए। जहां हम्म तक आपके प्रश्न का जवाब है, यूरोपियन यूनियन किसी न किसी तरीके से तुर्की को पसंद नहीं करता है, क्योंकि हम्म तुर्की कहीं ना कहीं से, और वहाँ के जो अभी के जो राष्ट्रपति हैं, वह कहीं ना कहीं से वह इस्लाम को अपहोल्ड करके दुनिया के एक तरह से पूरे मुस्लिमों का एक कहें कि हम ही एकमात्र उसके ठेकेदार बन प्रशंसक, गए हैं, ठेकेदार। ठेकेदार, ये शब्द मैं नहीं कहना चाहता, दिमाग में फिर वही आ रहा था, खैर जो भी है। हम्म तो हालांकि वो कहने के लिए वो ईरान इनकी जगह ले चुका है, ये नहीं आ पाते हैं क्योंकि ईरान वास्तव में लड़ा है इनके लिए, जो भी है। ये तुर्की उस तरह से नहीं कर पा रहा है, तुर्की का जो भी रोल रहा है फलस्तीनियों के खिलाफ ही रहा है। तो हम्म इस कारण से तुर्की को ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज जो तुर्की रिलेटेड जो वहाँ की है, एस सीरियन नेशनल सीरियन आर्मी। नेशनल आर्मी जी, जी वह जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है उसको हम बर्बाद कर दे, जो अमेरिका सपोर्ट है। इसलिए वह तुर्की को दरकिनार कर रहे हैं। और जहां हम्म तक पूरे सीरिया में है, पूरे के पूरे जितने भी फैक्शंस एक डजन के बराबर है, सबको पूरी कोशिश की जा रही है कि सीरियन आर्मी में एक तरह से जुड़े, हम्म जिसमें यह तुर्की वाला सपोर्टर नहीं आ रहा है। इसलिए तुर्की को थोड़ी सी दरकिनार करने के कई और भी अंदरूनी मतभेद हैं, जिनको जी यहाँ पे लिस्ट करना जरूरी नहीं, लेकिन उसके कारण ये चीजें हो रहा है जी। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं ना सामने से वो असल में होती नहीं है। पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा होता है वो सामने नहीं आता है। आप देखते होंगे 3 घंटे की फिल्म आपने देख ली, लेकिन उसके पीछे कैमरामैन, डायरेक्टर और तमाम लोगों की कितनी अहम भूमिका होती है। जो प्लेबैक सिंगर होते हैं उनकी कितनी बड़ी अहम भूमिका होती है, वो तो कभी सामने आ ही नहीं पाती है लोगों की। और असल में उसी पर ज्यादा बात की भी जानी चाहिए, तमाम चीजों को जानने समझने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।